हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है हिंदी ग्रामर का लास्ट वीडियो, फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो। इसमें मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें से भी जो जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर आप लोग के हिंदी ग्रामर से 30 नंबर के सवाल बनते हैं और सारा का सारा मैं इसी वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। हर एक टॉपिक पे मैं बात करूँगी, कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम में आता है हिंदी व्याकरण से, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोग सोचेंगे कि पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो स्किप करो पीडीएफ से पढ़ो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप लोग वहाँ पे मैं पीडीएफ क्यों देती हूँ? पीडीएफ देती हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है और भी हर तरह तरह का क्वेश्चन रहता है। बट वीडियो में आप लोग को उसमें से भी जो अच्छे अच्छे सवाल होते हैं जो आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट बनते, इसलिए कराती हूँ वीडियो में। नहीं तो मैं आप लोग को पीडीएफ दे देती, आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेते, वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देखिए, जितने भी सवाल है सबके सब व्याकरण के हैं। इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, देन आप लोगों को मैं टॉपिक्स बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 1, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद बतलाइए। यहाँ पे आप लोग देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट इसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनता है। किस तरह से बनता है? जैसे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन 2, 3, 4, 5, ठीक है, 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए रहेंगे। तो आप लोग को जब तक करेक्ट आंसर नहीं मालूम रहेगा कि प्रयोग की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, तब तक आप लोग वहाँ पे सही नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को याद होना ज़रूरी है, ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रयोग की दृष्टि से सबके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है? तो विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द वे है जिनके रूप बदले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, लड़का लड़की, आता आती, गया गई आदि। ठीक है, ये हो गया आप लोग के विकारी। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं। जैसे धीरे धीरे, वाह, पढ़, ऊपर आदि, ये सब अविकारी शब्द है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को किस तरह से बनाना है और किस तरह से पूछा जाता है। फिर देखें प्रश्न नंबर 2, बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद बतलाइए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उत्तर, बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। तीनों के नाम भी आप लोग को जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर लिखा होता कि बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं वो बताएं, उसका परिभाषा दें, तब आप लोग इसके शब्द के जितने भेद होते हैं तीनों का नाम लिखते हैं, देन आप लोग उसका परिभाषा यानी कि डेफिनेशन लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा क्या गया है, बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद बदलाइए, यानी कि आप लोग कितने भेद होते हैं वो देंगे और उसका नाम लिख देंगे, बस। परिभाषा लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जाने, बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चलिए, यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं परिभाषा भी दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर देखें प्रश्न नंबर 3, संख्या के भेदों को लिखकर एक एक उदाहरण दे। तो यहाँ पे आप लोग को संख्या का भेद लिखना है, कितना भेद होते हैं वो, उसका नाम लिखना है, उसके बाद उदाहरण। उदाहरण क्या होता है? एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या के भेद कितने होते हैं? तो संख्या के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, भाववाचक संख्या, समुदायवाचक संख्या और द्रव्यवाचक संख्या। तो यहाँ पे आप लोग नाम देख लिए और इसका परिभाषा, डेफिनेशन भी ज़रूर याद कीजिएगा। हो सके तो एग्जाम में डेफिनेशन पूछ दे। ऐसे ये क्वेश्चन आप लोग का हर साल पूछा जाता है, तो इसे आप लोग स्टार मार्क करके 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप सभी देखें प्रश्न नंबर 4, स्वरनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और इसके भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें देखें सवाल क्या है, स्वरनाम की परिभाषा। ठीक है, यानी कि स्वरनाम क्या होता है वो लिखना है। स्वरनाम क्या होता है? संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें उदाहरण भी देना है, यानी एग्जाम्पल, जैसे मैं, तुम, वो, ये, कौन आदि। ठीक है, अब उसमें एक और सवाल है, इसके भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। तो स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। 6 का नाम लिखना है, उसका उदाहरण यानी एग्जाम्पल भी लिखना है। तो स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम, प्रश्नवाचक स्वरनाम और संबंधवाचक स्वरनाम और निजवाचक स्वरनाम। ये 6 नाम आप लोग ज़रूर याद करें, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। और इसका आप लोग डेफिनेशन भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए फिर देखिए प्रश्न नंबर 5, विशेषण की परिभाषा लिखें और इसके भेदों के नाम लिखें। तो विशेषण क्या होता है? जो शब्द संख्या या स्वरनाम की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, स्वरनामिक विशेषण। तो ये आप लोग नाम लिख देंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को सिर्फ नाम लिखना है, इसको आप लोग को परिभाषा या उदाहरण नहीं देना है। चलिए फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, समास किसे कहते हैं।
उसके भेदों को साधारण समझाएं। यानी कि आप लोग को समास किसे कहते हैं ये लिखना है, उसके बाद उसके भेद का नाम भी देना है और उसको परिभाषा भी देना है। ठीक है, समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो इस क्रिया को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप। ये भी आप लोग को एग्जाम में पूछेगा कि समास का अर्थ होता है, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देगा, वहाँ पे 3 नाम और दे देगा। चलिए, अब जैसे घनश्याम। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरा प्रश्न, संधि और समास में क्या अंतर है? तो यहाँ पे मैं जितना भी क्वेश्चन करा रही हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर करें। तो यहाँ पे सवाल आप लोग देख लिए, तो यहाँ पर मैं इसका उत्तर बता देती हूँ। संधि और समास में क्या अंतर है? संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में पदों या शब्दों का मेल होता है। संधि में 2 ही वर्ण मिलते हैं जबकि समास में 2 से अधिक शब्द भी मिलते हैं। संधि में विकार होता है जबकि समास में विकार नहीं होता है। संधि केवल तत्सम शब्दों में ही होती है जबकि समास तत्सम, तद्भव एवं उर्दू शब्दों में भी संभव है। संधि में तोड़ने की क्रिया विच्छेद है जबकि समास में तोड़ने की क्रिया विग्रह है। क्लियर? फिर यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरा प्रश्न। अगर आप लोग ये सारा क्वेश्चन नोट भी नहीं करते हैं तो वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखेंगे तो आप लोग को सारा क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद बतलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं उत्पत्ति या उद्गम या विकास की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन तो याद हो जाएगा आप सभी को। तत्सम क्या होता है? जो शब्द हिंदी में संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, इंद्र, धनुष, रक्त आदि। फिर यहाँ पे देखें तद्भव क्या होता है? जिन शब्दों का रूप संस्कृत से हिंदी में आने पर बदला गया है यानी तत्सम शब्द विकृत रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। देशज क्या होता है? जो शब्द बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से हिंदी में गृहीत हुए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कटोरा, खिड़की। फिर यहाँ पे आप लोग देखें विदेशज शब्द क्या होता है? जो शब्द किसी विदेशी भाषा से हिंदी में लिया गया है उसे कहते हैं विदेशज। तो यहाँ पे आप लोग देखिए प्रश्न नंबर 12। यहाँ पे अभी 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, ये भी आप लोग ज़रूर करें। उसके बाद मैं आप लोग को और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स कराऊंगी। फिर यहाँ पे आप लोग दूसरा प्रश्न देखें, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखें तथा इसके भेदों को साधारण परिभाषित करें। तो यहाँ पे आप लोग को क्रिया विशेषण क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना है। जहाँ पे परिभाषा पूछे वहाँ पे आप लोग को उसका डेफिनेशन लिखना है। जहाँ पे उदाहरण पूछे यानी कि उसका एग्जाम्पल देना है। क्लियर? क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, वह धीरे धीरे बोलता है। यहाँ धीरे धीरे क्या है? तो क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है क्योंकि धीरे धीरे बोलने की विशेषता बताता है। बोलना जैसे धीरे धीरे वो क्या है? विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया आप लोग का क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण में कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब इसका उदाहरण भी देना है तो आप लोग को कौन कौन से भेद होते हैं चारों का नाम देना है। देन उसके बाद आप लोग को परिभाषित यानी परिभाषा और उदाहरण दोनों देना है। तो क्रिया विशेषण में कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, समयवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से क्रिया की रीति का ज्ञान होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल ऐसे, वैसे, तेजी से, वीरता से आदि। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए समयवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से क्रिया के समय का ज्ञान होता है उसे समयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, प्रतिदिन आदि। फिर यहाँ पे देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस शब्द से क्रिया के स्थान का ज्ञान होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कितना इजी, आप लोग याद भी नहीं करेंगे, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। जैसे इधर, उधर, यहाँ, वहाँ आदि। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल इतना, बहुत आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अव्यय की परिभाषा दें तथा इसके भेदों को लिखें। अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों के रूप प्रायः नहीं बदलते हैं और वाक्य में उनका मूल रूप बना रहता है उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव में भी सवाल बनता है। जैसे अव्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दे देता है 4, 5, 6, 7। तो वहाँ पे आप लोग को सही से टिक करना होता है। क्लियर? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे आप लोग देखिए अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। फिर यहाँ पे आप सभी देखें प्रश्न नंबर
14 उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। यह आप लोग का 100% आएगा एग्जाम में, हर साल पूछा जाता है। मैं आप लोग को PYQs कराई हूँ तो वहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन आप लोग का हर साल पूछा ही जाता है। तो उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनु, उप, प्रति आदि उपसर्ग है। ये शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए एग्जाम्पल, अनपढ़, ठीक है, पहले यहाँ पे लिखा हुआ था अन, ठीक है। इसके देखिए यहाँ पे आप लोग वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल दे, यानी यहाँ पे पढ़ लिखा हुआ था, इसके पहले आकर ये वाला यहाँ पे शब्द लग गया, यानी कि अन लग गया, तो अनपढ़ से क्या हो गया? अनपढ़ हो गया, ठीक है। ये हो गया आप लोग का उपसर्ग। अब प्रत्यय देखें, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में आकर उसका अर्थ बदल देता है। उपसर्ग जो शुरू में, ठीक है, पहले आकर उसका अर्थ बदल देता है, और ये जो आप लोग का अंत में आकर उसका अर्थ बदल देता है। एग्जाम्पल देखिए, भला शब्द के अंत में आई प्रत्यय लगाकर भलाई शब्द बना, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 देखें, ये क्वेश्चन आंसर का आखिरी प्रश्न है, उसके बाद मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी। कारक किसे कहते हैं? कारक के भेदों के नाम विभिन्न चिन्हों के साथ लिखें। उत्तर, संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के निम्नलिखित भेद हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कारक के निम्नलिखित भेदों का नाम नीचे दिया हुआ है। कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो ये सारे जितने हैं सबके कारक के भेद हैं। फिर यहाँ पे आप लोग ये ज़रूर याद कीजिए कारक के भेद और उसके चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का की अधिकरण में, पर, संबोधन है और अरे अजी, ठीक है। ये सब आप लोग याद ज़रूर करें। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है ये है आप लोग का पहला टॉपिक। 8 टॉपिक में और बताऊंगी। तो ये है आप लोग का विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखे, यानी कि यहाँ पे शब्द दिया हुआ है उसका आप लोग का उसका क्या करना है? विपरीतार्थक शब्द लिखना है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, ये आप लोग का सेकंड टॉपिक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे भी सवाल आते हैं। प्रश्न देखें, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द दीजिए। तो वहाँ पे आप लोग एग्जाम में इसमें से 4-5 यहाँ पे से शब्द निकाल दिया जाएगा, जैसे कि आँखों के सामने, उसके बाद बीता हुआ समय। ये सारा आप लोग को वहाँ पे प्रश्न में दे देगा, सवाल पूछ देगा, आप लोग को उसका शब्द लिखना होगा। यानी कि अनेक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसका आप लोग को एक शब्द लिखना होगा। जैसे यहाँ पे मैं 1-2 एग्जाम्पल देके बताती हूँ। बीता हुआ समय, अतीत, यानी कि बहुत सारा शब्द है यहाँ पे, अनेक शब्द है लेकिन उसके लिए एक ही शब्द। फिर दूसरा देखिए, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर तीसरा टॉपिक है क्या आप लोगों का, ये आप लोगों का तीसरा टॉपिक, वाक्य द्वारा लिंग निर्णय। प्रश्न देखें, वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय कीजिए। जैसे औलाद, ठीक है। औलाद क्या है? स्त्री है कि पुल्लिंग है? सबसे पहले तो आप लोग को वो लिखना होगा। औलाद क्या है? तो स्त्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं शब्द, और उससे आप लोगों को पूछा गया है इस पे लिंग निर्णय करना। यानी कि यहाँ पे जैसे कि कंबल, ये लिंग है, मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो बताना है। देन आप लोग को वाक्य भी उसका बनाना है। जैसे इस तरह से आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग पर्यायवाची शब्द। तो ये है आप लोग का चौथा टॉपिक, पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द बनाएं। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग को एग्जाम में पूछ देगा आग, आग का पर्यायवाची शब्द लिखें। आग का 3 पर्यायवाची शब्द लिखें, 4 पर्यायवाची शब्द लिखें। तो यहाँ पे आप लोग को सारा पर्यायवाची शब्द याद करना होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका, ठीक है। ये सारा जो इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे दे दी हूँ, आप लोग ये सारा याद कर लीजिएगा। फिर मुहावरा, ये आप लोग का 5वां टॉपिक है। मुहावरा आप लोग ज़रूर याद करें, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग मुहावरे देखें, आँखों का तारा होना, फिर यहाँ पे देखिए आग बबूला होना, सबका मुहावरा अर्थ याद ज़रूर कीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए लेख निबंध। तो ऊपर तक तो आप लोग का मुहावरा तक 5 टॉपिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग नीचे देखिए लेख निबंध, ये आप लोग का 6ठा टॉपिक है। लेख निबंध यानी कि आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है निबंध लिखने को,
ठीक है। निबंध लिखना होता है, वहाँ पे आप लोग को 2-3 टॉपिक्स दे देगा, वसंत ऋतु, ईद, दीपावली, या फिर आप लोग को और भी कुछ भी दे सकता है, होली, किसी चीज़ पे आप लोग को निबंध लिखना होगा। तो वहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा, 3 दे दिया जाएगा, उसमें से आप लोग किसी एक पे लिखना होगा। तो इसमें मैं आप लोग को 8 से 10 नंबर तक पूरा कंफर्म बता देती हूँ किस टॉपिक पे आता है हर साल एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये वसंत ऋतु है, ये ईद है, तो इस पर आप लोग का इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों में ये पूछा ही जाता है। तो ये आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। इसमें आप लोग कोई दूसरा नहीं भी याद करते तो कोई बात नहीं, ईद पे पूछा जाता है, तो ये आप लोग ज़रूर याद करें। फिर नीचे आप लोग यहाँ पर आ जाएं, ये सबसे आखिरी टॉपिक है, इसमें आप लोग का 2 है, ठीक है। आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आवेदन भी लिखना आना चाहिए और पत्र भी लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए किस किस टॉपिक पे यहाँ पे है। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करने के लिए और भी ज़्यादा दे दी हूँ, ठीक है। इसमें से कुछ आवेदन है, कुछ पत्र है आप सभी का, ठीक है, दोनों। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं किस किस टॉपिक पे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर पे, मोहल्ले की सफाई के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखे हैं। तो किस तरह लिखेंगे आप लोग फॉर्मेट ज़रूर देख लीजिए। अगर आप लोग को ऊपर का नीचे का ये सारा फॉर्मेट पता होता है तो बीच का जो भी जिस भी टॉपिक पे पूछे आप लोग क्वेश्चन में से और खुद से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को फॉर्मेट मालूम होना चाहिए कि इधर से शुरू होता है, कहाँ पर क्या लिखा जाता है, ये सब याद होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरा है, 7 दिनों के लिए अवकाश हेतु प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें किसी स्मरणीय स्थल का संक्षिप्त वर्णन हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। तो ये था कुछ ग्रामर का टॉपिक और ऊपर में आप लोग को कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई, उसमें से भी आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि मैं आप लोग को बताई हूँ। तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किए रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव बनाना आसान रहेगा, ठीक है। फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।